however. How? इधर देखो, रैटिफिकेशन, ध्यान से सुनना। एलएलपी, एलएलपी उस पार्टनर का स्कोप डिसाइड करता बाय एलएलपी अग्रीमेंट। ये समझ गया? मतलब जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, बोले तो डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी के केस में, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है? किस हिसाब से काम करना? एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से काम करना। ये बराबर है? समझा क्या? एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है टू वर्क एज पर द एलएलपी अग्रीमेंट। इट विल बी सेड टू बी विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। अगर उसने एलएलपी अग्रीमेंट के तहत काम किया तो। ये समझा क्या? इफ ही वर्कड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, मतलब इफ ही वर्कड विद इन द एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट में क्या रहते हैं पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज? राइट्स और फर्स्ट शेड्यूल, राइट? फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से एलएलपी अग्रीमेंट में डेजिग्नेटेड पार्टनर और बाकी के पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज लिखे गए होते हैं। तो जो भी पार्टनर उसमें एक्शंस कर रहा है, जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्शंस लेता इन द केस ऑफ एलएलपी, तो अगर उसके एक्शंस एलएलपी अग्रीमेंट के तहत है, व्हिच मींस उसके एक्शंस विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी है, जो एलएलपी को रिस्पांसिबल ठहरा सकते हैं। ये समझा क्या? ये नॉर्मल था। अब इसमें केस टू। केस टू ऐसा है कि जहां पर अगेन एलएलपी के बिहाफ पे किसी पार्टनर ने काम किया, लेकिन वो काम था आउट ऑफ अथॉरिटी। मतलब एलएलपी अग्रीमेंट के बाहर। समझा? एलएलपी अग्रीमेंट के बाहर, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। समझा क्या? सो ऐसा एक्ट एलएलपी रैटिफाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये समझा क्या कि नहीं समझा? ऐसा एक्ट एलएलपी रैटिफाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इतना समझ में आया सबके? रैटिफिकेशन का मतलब क्या? ये जो एक्ट इस पार्टनर ने किया है, उसके एक्शंस को वो ऐसा बोल देगा, मतलब इसने जो एक्टिविटी की, दैट इज एक्शंस परफॉर्म्ड, इन एक्शंस को एलएलपी बोलेगा कि ये एक्शंस मैंने ही उसको बोले थे परफॉर्म करने के लिए। ये समझा क्या कि नहीं समझा? अग्रीमेंट में थे क्या वो एक्शंस? नहीं, वो एक्शंस क्या थे? आउट ऑफ अथॉरिटी। समझ में आया? एलएलपी में वो एक्शंस लिखे हुए थे क्या अग्रीमेंट में? नहीं, तो मतलब वो एक्शंस क्या थे? आउट ऑफ अथॉरिटी। लेकिन एलएलपी ने क्या बोला कि ये एक्शंस जो इस पार्टनर ने किए हैं, वो मैंने ही उसको बोले थे करने के लिए। मतलब एलएलपी हैज रैटिफाइड द एक्शंस। ऐसा एलएलपी क्यों करेगा? जब उसका खुद का बेनिफिट होगा तो। मतलब इन एक्शंस में इस एलएलपी का बेनिफिट है तो एलएलपी रैटिफाई करेगा। रैटिफिकेशन पार्ट का नहीं हो सकता। मतलब क्या? जैसे जो एक्शन उसने किया, उस एक्शन में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है बेनिफिट्स का, दूसरा हिस्सा है लॉसेस का। ये समझा क्या? सेम एक्शन में दो हिस्से हैं, बेनिफिट का है और दूसरा लॉस का है। तो एलएलपी सिर्फ बेनिफिट वाला हिस्सा रेटिफाई नहीं कर सकता। एलएलपी को रेटिफाई करना है तो पूरा ही हिस्सा रेटिफाई करना, वरना बोले रेटिफाई पूरा कर या तो पूरा ड्रॉप आउट कर दे। तू बोलेगा कि बेनिफिट्स लेके लॉसेस नहीं लेता, नहीं चलेगा। लॉसेस लेके बेनिफिट्स नहीं लेता, वो भी नहीं चलेगा। तुझे बेनिफिट्स और लॉसेस दोनों भी बेयर करने पड़ेंगे। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा क्या? प्रॉब्लम है कोई? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल है छोटा सा। एग्जांपल ये है कि आदित्य, जैसे आदित्य एडिशनल मेहनत कर रहा मान लो, जो मैंने उसको नहीं बोला है, लेकिन वो कर रहा। फिर आदित्य के पेरेंट्स मिलने आए। आदित्य के पेरेंट्स के सामने बातचीत चल रही। बातचीत में आदित्य ने एक नई चीज बताई कि वो और एडिशनल क्या कर रहा है।
तो मैंने क्या किया, मेरे को दिखा इसके अंदर बेनिफिट है मेरा, तो मैंने तुरंत बोल दिया। ये मैंने आदित्य को बोला था करने के लिए, समझ कि नहीं समझा? मतलब क्या किया, वो मेहनत वो पर्सनली खुद खुद के लेवल पे कर रहा, उसको किसी ने कुछ बोला था क्या? नहीं। लेकिन उस एक्टिविटी का बेनिफिट मैं ले रहा। मैं क्या बोल रहा पेरेंट्स ने कि मैंने ही तो आदित्य को बोला था ऐसा करने के लिए। अभी समझा क्या? मतलब मैं क्या कर रहा, आदित्य के किए हुए एक्शंस को कर रहा रैटिफाई। अभी समझा रैटिफाई का मतलब क्या है? ये क्लियर हो गया? हाँ, तो बस वही चीज यहाँ पर भी थी इस केस में, जहाँ पर उस पार्टनर ने कोई एक्शंस किए आउट ऑफ अथॉरिटी जा करके, लेकिन एलएलपी को दिख एक्टिविटी में, तो एलएलपी ने उस एक्ट को कर लिया रेटिफाई। तो रेटिफाई उसको बेनिफिट नहीं करते आते, रेटिफाई उसको पूरा के पूरा करना पड़े, मतलब he will be liable, that is LLP will be held liable for all of the things, not if he ratifies, if it ratifies। समझा क्या? अगर एलएलपी ने रेटिफाई किया तो रेटिफाई पूरा करना पड़ेगा, पार्ट रेटिफाई करते नहीं आएगा। पार्ट मतलब उसका बेनिफिट वाला हिस्सा सिर्फ नहीं, पूरा, मतलब बेनिफिट्स प्लस लॉसेस। क्लियर? पक्का? ये ऊपर दिए गए दोनों भी जो मैंने एग्जांपल दिए, इसमें दोनों को भी पार्टनर कंसीडर किया था मैंने, और हम पढ़ रहे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब तीसरा केस सेम, एलएलपी और कोई पर्सन है थर्ड पार्टी, कोई पर्सन है थर्ड पार्टी जो अपने आप को बता रहा कि वो इस एलएलपी का पार्टनर है, दैट इज बाय होल्डिंग आउट। समझा क्या? और एलएलपी को इस थर्ड पार्टी के एक्शंस में दिखे बेनिफिट्स, तो एलएलपी ने क्या किया, उसके एक्शंस को बना, बोल रहा हाँ हाँ ये तो मेरा ही पार्टनर है। अभी समझा क्या? सो नहीं, फिट्स प्लस लॉसेस भी बेयर करने। अभी समझ गया? ये था सबसेक्शन 1। क्लियर? अब सबसेक्शन 2 रीड कर फटाक से। समझा? डेथ के बाद वो पार्टनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, डेथ तक के वो पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, वो भी कितनी? तो ओनली अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? करेक्ट, अगर हम पढ़ रहे होते पार्टनरशिप तो हम क्या बोलते थे? वहां पर वो पर्सनली लाइबल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। देखो एक चीज समझ लो, ये डायरेक्टली भी समझा सकता हूँ। फ्रॉड, फ्रॉड ये वर्ड अच्छा है बुरा है? बहुत बुरा। समझा क्या? जब भी एक बॉडी की बात की जाती है, आर्टिफिशियल लीगल लीगल एंटिटी, जब भी ये बात की जाती है, इन लोगों की बात की जाती है, तो ये बात क्लियर है कि फ्रॉड एक बहुत ही बुरी चीज है। क्यों? सारा कंट्रोल किसका है इस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जैसे ही फ्रॉड होता, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चीज की लाइबिलिटी कर देता। समझा क्या? क्या कर देता? लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देता, बोले पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। क्यों? कि तुमने क्या किया है? फ्रॉड किया है। फ्रॉड अच्छी बात है? नहीं। समझा क्या? अपन इन केस ऑफ फ्रॉड, डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मतलब फ्रॉड किसके साथ कर रहे तुम? क्या क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट है? क्रेडिटर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? क्रेडिटर्स के साथ में किया गया फ्रॉड चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। The liability of the LLP and the partners who acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all, shall be liable unlimitedly for all or any of the debts or other liabilities of the LLP। अब मैं एक चीज बता रहा, एक ऑब्वियस बात है, LLP की लाइबिलिटी कैसी है और LLP के पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है? ये समझा क्या? चेंज कितना होगा फ्रॉड के केस में? इसकी लाइबिलिटी हो जाएंगी, बस खत्म। समझा क्या? ये तो एज इट इज है ना, इसमें क्या चेंज आया? चेंज हुआ यहाँ। देखो अगर तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम इनोसेंट हो तो तुम बच जाओगे। कोई पार्टनर अगर ये प्रूव कर सकता भाई मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा, प्रूव करना पड़ेगा उसको कोर्ट में,
अगर वो प्रूव कर सका तो बचेगा, प्रूव नहीं कर सका अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा? पक्का? आगे, वेयर एनी बिजनेस, पार्टी, देखो दो फर्क है, पहले से इंटेंशन फ्रॉडुलेंट होना और बाद में जाकर फ्रॉडुलेंट बनना, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? पहले से अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो एलएलपी ने जितना काम किया है वो सारा फ्रॉड में है, और बाद में जाकर के फ्रॉड बना तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। अभी समझा क्या? इंटेंशन की बात है। अब इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है ये प्रूव हो गया तो सीधी बात है वहां पर पेनल्टी और पनिशमेंट तो लगेंगे, वो दिया हुआ है। तो वेयर एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर सच इंटेंशन, मतलब फॉर द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड विद द क्रेडिटर्स, डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स। तो देखो, every person who was knowingly a party to the carrying on of such business in the manner aforesaid shall be punishable with imprisonment which may extend to up to 2 years and with fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 lakh rupees। इसका मतलब क्या हो गया? जब ये प्रूव हो गया कि एलएलपी में थे पार्टनर तीन, ए, बी और सी, तीनों पार्टनर थे एलएलपी के, और एलएलपी जो भी काम कर रहा था वो सारा फ्रॉड में था, ये तीनों भी पार्टनर्स को पता था। ये समझा क्या? तीनों भी पार्टनर्स को, तो तीनों पार्टनर्स को क्या सजा हो सकती? अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 50,000 से 5 लाख तक की फाइन। समझ गया? पक्का? क्लियर है? आगे, मतलब तीन चीजें आई। मैंने बोला ना फ्रॉड बहुत ज्यादा गलत चीज है। गलत क्यों है? फ्रॉड में क्या क्या हुआ? पहला ये हुआ कि सबकी लाइबिलिटी, सबकी, मतलब फिर लगती तुम्हारे ऊपर पेनल्टी और मतलब पनिशमेंट। और तीसरा अभी बोल दिया उसने कि जिसका भी नुकसान तुमने किया है उसको करना पड़ेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पेनल्टी, पनिशमेंट एंड कॉम्पेंसेशन। याद हो गया? कुछ नहीं है। जब बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या फ्रेम करना पड़ता? इन केस ऑफ फ्रॉड, if it is found that the persons are involved in the fraud, then all those persons who are involved in the fraud, the central government will say कि the liability of such a partner will be held unlimited। एलएलपी के लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एलएलपी की लाइबिलिटी ऑलरेडी अनलिमिटेड है। समझा क्या? ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। फिर ऐसे लोगों को हो जाएगा कि प्रूव हो गया कि ऐसे लोगों का इंटेंशन फ्रॉड करने का था, तो लगेंगी पेनल्टी और पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और पेनल्टी 50,000 से 5 लाख रुपए। थर्ड चीज कि उनको करना पड़ेगा आपस में कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट मतलब जितने अग्री पार्टी को नुकसान हुआ है उतने की भरपाई भी करनी। समझ आ गया? आगे, हाउएवर, समझा? क्लियर? आगे, विसल ब्लोइंग, सेक्शन 31। देखो ये कॉन्सेप्ट आज तक के पूछा नहीं गया, कभी नहीं पूछा ये विसल ब्लोइंग। इसके पहले की सारी चीजें मान लो इसमें से थोड़ी बहुत चीजें आई है, बट आई हैव अ गट फीलिंग कि इस बार इस चैप्टर को वेटेज मिलेगा, इस चैप्टर को वेटेज मिलेगा एलएलपी को। अभी तक के नहीं मिला है इतना वेटेज जितना बाकी के चैप्टर्स को मिलता है। जैसे सबसे ज्यादा वेटेज है कॉन्ट्रैक्ट को तुमको, एज यू नो। दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज मिलता
सोगा को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बहुत क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तीसरा वेटेज है पार्टनरशिप को, इक्वल वेटेज एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यू कैन से। फिर सेकेंडरी मिलता एलएलपी और कंपनीज एक्ट को, ये समझा। तो आज तक के जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी यही देखी गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे ज्यादा वेटेज, मतलब वेटेज के हिसाब से चले हैं। बट व्हाट आई थिंक इज कि अब उनका जो कंटेंट है वो खत्म हो गया, तो कंटेंट बचा कहाँ पर, एक एलएलपी में और एक कंपनीज एक्ट में। आई बिलीव एलएलपी पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस साल शायद, क्योंकि इस साल कोविड भी नहीं है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। सो आई थिंक एलएलपी पे फोकस करने का रीजन है हमारे पास। इजी चैप्टर है बहुत, काफी सेक्शंस आपने याद भी किए हैं, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। तो इसको थोड़ा सा फोकसफुली पढ़ के जाना, इस पे से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो अपने को अटेम्प्ट करते आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट से जैसे पार्टनरशिप के हैं, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं है। तो कोई भी एक जगह भी अगर आपने बहुत अच्छी से याद रखा तो ऑटोमेटिकली आपको उसके केस स्टडीज अटेम्प्ट करते आएंगे। उसमें भी ये विसल ब्लोइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक के पूछा नहीं गया। अब विसल ब्लोइंग क्या रहता, तो जैसे वेल विशर्स रहते हैं वो विसल ब्लोअर्स बनते हैं। विसल ब्लोअर बोले तो सिटी बजाने वाले विसल ब्लोअर रहते हैं। अरे तो उसका मीनिंग क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? हाँ, कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व है और मुझे पता है तो मैंने आवाज उठाई तो मैं कहलाऊंगा विसल ब्लोअर, मतलब मैंने बताया अगर इस बारे में तो फ्रॉड होने से पहले, या फिर अगर मैंने नहीं बताया तो बताया तो आई एम अ विसल ब्लोअर, समझा क्या? और इफ नहीं बताया तो आई एम नॉट अ विसल ब्लोअर। The court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of the LLP if it is satisfied that such partner or employee of a LLP has provided useful information during investigation of such an LLP। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक सवाल आया था यहाँ से, एक सवाल आया था अभी वैष्णवी ने पूछा कि बोले सर अगर कोई पार्टनर है सारे पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी सर कि कुछ पार्टनर्स की होंगी? तो मैंने जवाब क्या दिया, अगर कोई पार्टनर प्रूव कर सकता है कि वो इनोसेंट था। अब इनोसेंसी प्रूव कैसे होगी? फ्रॉड होने के बाद एक मौका है तब जब फ्रॉड हो रहा है तब, या फ्रॉड होने से। तो किसी पार्टनर को उसके बारे में पता था कि ऐसा कुछ झोल चल रहा है, तो उसने इमीडिएटली जाकर इन्फॉर्म कर दिया कोर्ट को। क्या बोले? बोले देखो हमारे एलएलपी में ऐसा ऐसा फ्रॉड करने के इंटेंशंस है, तो तुम देखो। तो कोर्ट के अंदर में ये पर्सन बन जाएगा क्योंकि इसने विसल ब्लोइंग किया है। अभी समझा क्या? मतलब अलर्ट किया है, समझा क्या? सो कोर्ट की नजर में कहीं ना कहीं इस पर्सन की सजा क्या करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस कर सकते, या तो टोटली इसको फ्री भी कर सकते। ये कोर्ट के ऊपर है, आप ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि डायरेक्टली इसको छूट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये फ्रॉड में इन्वॉल्व पर्सन हो और जानबूझ के इसने तुमको आके बताया हो बचने के लिए। रहता है ना, लोग पिक्चर फ्रेम करते हैं ऐसी कि मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन एक्चुअली विलन तो मैं ही हूँ, समझा ना? बस वैसा ही ये वाला केस। सो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, मतलब कोर्ट की इच्छा पर है कि वो इसको फ्री हैंड देना चाहता है, मतलब ठीक है, या तो फिर कोर्ट बोलेगा इसकी पनिशमेंट को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस बोले तो कम करेंगे, पूरे तरीके से इसको बख्शेंगे नहीं, समझा? तो सच पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एलएलपी हैज प्रोवाइडेड useful information during investigation of such LLP, or when any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under the act or any other act। जैसे ये केसेस होते, मतलब पिक्चर में बताते हैं क्या होता, एक आदि सस्पेक्ट को पकड़ा जाता, एक आदि पर्टिकुलर पर्सन सस्पेक्ट जो रहता उसको पकड़ते, उसको बोलते फिर भाई देख तेरी सजा कम करेंगे अगर तूने हमको सच सच बताया तो वो पर्सन वहां पे काय का काम कर रहा, विसल ब्लोअर, समझा क्या? अब वो पुलिस वाले जानबूझ के बोलते हैं सजा कुछ कम नहीं होने वाली है, लेकिन स्टिल उससे निकालने के लिए इंफॉर्मेशन उसको ऐसा बोला जाता है। फिर वो भी पर्सन होशियार हो गए पिक्चर देख देख के, वो क्या करते, पहले मुझे लिख कर दो कि मेरी सजा कम होंगी तो मैं मुंह खोलूंगा, वरना तुम कर लो इन्वेस्टिगेशन पूरी, मैं कुछ बोलने वाला, समझा क्या? क्लियर है? डॉन पिक्चर देखा, डॉन टू? डॉन टू नहीं देखा? उसमें क्या होता है, आखिर में सीन है शाहरुख खान पुलिस वालों की हेल्प करता है जबकि शाहरुख खान इज द विलन इन द फिल्म, नेगेटिव रोल है उसका।
तो शाहरुख खान स्टिल हेल्प करता, किसी पुलिस वालों की मदद करता, और मदद के बदले में वो पहले ही बोल देता कि जो 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है उससे उसको फ्री हैंड चाहिए। मतलब तुम एक मुझे क्या बोलते हैं वो बॉन्ड ला कर दो, जिस बॉन्ड पे क्लियर रहेगा कि मुझे अब एक 2-3 पर्टिकुलर एरियाज में पकड़ा नहीं जाएगा, मतलब मेरे ऊपर से वांटेड के चार्जेस हटा दिए जाएंगे। समझा क्या? तो ऐसा क्यों? उसने पहले ये प्रपोजल डाला, फिर उसको जैसे हाथ में पेपर मिल जाते फ्री होने के, मतलब उस एरिया में उसको पकड़ा जा सकता क्या? नहीं। तो उसको पेपर मिल जाते और वो फिर मदद करता। अब समझ आया क्या? बस वही सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पर कि अगर कोई पर्सन यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर कोई पर्सन हेल्प करता किसी और पर्सन को पकड़ने में जो फ्रॉडुलेंट है उसको पकड़ने में, तो ऐसे पर्सन की सजा रिड्यूस की जा सकती है, या तो ऐसे पर्सन को इनोसेंट भी, वो बोलते हैं ना बाइज्जत बली किया जा सकता, बली की बरी 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 किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, threatened, harassed in any other manner, discriminated against the terms and condition of LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided pursuant to subsection 1। देखो बहुत वादे करते लोग, पुलिस वाले सबसे ज्यादा वादे करते हैं, बोले तेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि तूने बताया हमको ये सब, कुछ नहीं होता ऐसा। जैसे ही मैंने ओम के बारे में कुछ बका, ओम बाहर मिलता ही मेरे को, क्यों रे, हाँ बहुत हरिश्चंद्र बन रहा, मीनिंग बहुत जाके तेरे को क्या बोलते हैं उसको चुगलिया करना है ना मेरी, मेरे को पता है कि तूने ही जाके बोला जो भी बोला, ऐसा बस वो लिखा हुआ है। तो कोई एम्प्लॉय या फिर कोई ऐसा पार्टनर जिसने ऐसा कुछ जाकर बताया है, यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, या फिर किसी को पकड़ाने में मदद की है, ऐसे पर्सन को हरास करना इज अ क्राइम, ऐसा बोल रहे हो, इसको पता चलने वाला है। ठीक है। एक फिल्म है बुलेट राजा करके, देखा है? बुलेट राजा में एक विलेन रहता, वो विलेन अपने आप को बचाने के लिए जेल में जाता, बचाने के लिए, क्योंकि वो उसमें एक डायलॉग बोलता, जेल इज द सेफेस्ट प्लेस। समझा क्या? तो उसके जो भी दुश्मन है वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, कब तक? जब तक वो जेल में है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो जेल से छूट गया है, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। समझा क्या? तो ये भी वही पर्सन है जिसने इंफॉर्मेशन देने का काम किया ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन, विसल ब्लोअर जो बना, वो विसल ब्लोअर कब तक के शांत है? जब तक कि वो पर्सन को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही वो पर्सन को बेल मिल गई, ये टेंशन में आ जाता, बोले अब तो गए, सबसे पहले ढूंढते हुए मेरे लिए ही आएगा ये। समझा क्या? इसलिए पिक्चर देखना। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रीड कर। रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक नॉर्मल पीरियड जो इनकम टैक्स बताता है वो है 8 years, 8 years ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 8 सालों तक के आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। आगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। Every LLP shall within a period of 6 months from the end of each financial year prepare a statement of account and solvency। मतलब वो क्या प्रूव कर रहे हैं? खुद हम सॉल्वेंट पर्सन, मतलब हम सॉल्वेंट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्यों प्रूव कर रहे हैं? ताकि जो भी पार्टनर बन रहा है, जैसे अनलिमिटेड पार्टनरशिप है ना इसमें, मतलब पैसा कितना भी आ सकता है, तो जो भी इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग सिक्योर्ड रहे, सेफ रहे। समझा? तो फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द LLP। नेक्स्ट, every LLP shall file within the prescribed time the statement of accounts and solvency। बोल कौन सा अनलिमिटेड वाला? हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में सबसे पहला काम क्या करता है आदमी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, क्योंकि साल बीत चुका है, उस साल की बैलेंस शीट बनाते हैं आप। बैलेंस शीट बनाते वक्त आप क्या प्रूव करोगे? कि हम सॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंट का मतलब हमारे एसेट्स बहुत सफिशिएंट है हमारी लाइबिलिटीज पे करने के लिए।
हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है, सरप्लस एसेट्स है, और हमारी लाइबिलिटीज उसके मुकाबले बहुत कम है। ये सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट है, खत्म। आगे, सो एवरी फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर्ड परसुएंट टू सेक्शन 2, कितना प्रिस्क्राइब्ड है, 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ। अब ये स्टेटमेंट उनको सबमिट क्यों करना पड़ता, क्योंकि एलएलपी में मीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, मीटिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। काय में है, कंपनीज एक्ट में है मीटिंग का कॉन्सेप्ट, एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग, ये कंपलसरी है, करते ही है। तो वहां पर मीटिंग में सारा डिस्कशन हो जाता और मीटिंग में सारा डिस्क्लोजर भी हो जाता इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, हो जाता। लेकिन एलएलपी में मीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से उनको ये फाइलिंग करनी पड़ती। आगे, the accounts of LLP shall be audited in accordance with such rules as may be prescribed. However, the central government may, by notification in the official gazette, exempt any class or classes of LLP from the requirement of this subsection. It is like कि मैंने होमवर्क दिया तुम सबको, लेकिन उसमें से कोई अच्छा स्टूडेंट है, जैसे हेमेंद्र, आदित्य, सम्यक, अच्छे स्टूडेंट्स की गिनती में मेरे, मैं बोल दूंगा ये 3 लोगों को होमवर्क से छुट्टी, बाकी सबको होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो मैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम कौन, एलएलपीज, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा कि इन तीनों को एग्जेम्प्ट है, समझा क्या, फ्रॉम थिंग, और बाकी को कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। ये लिखा हुआ है आखिरी पॉइंट में, द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज प्रिस है, मतलब अंडरलाइन करो वर्ड ऑडिटेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है उस लाइन में, ऑडिटेड। ऑडिट से एग्जेम्पशन मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। किसको मिल सकता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया तेरे को ऑडिट करवाने की जरूरत, इसका मतलब जो बाकी के लोग हैं उनको ऑडिट करवाना कंपल्सरीली करवाना पड़ेगा, समझा। आगे, अब इसके लिए भी पेनल्टी लगाएंगे शायद वो। LLP, any LLP which fails to comply with the provisions of this section shall be punishable with fines which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 लाख रुपए, समझा क्या। Every designated partner of such LLP shall be punished with fine which 1 lakh starting from 10,000, मतलब 10,000 से 1 लाख रुपए और 25,000 से 5 लाख रुपए। 25 से 5 लाख किसको है, और अब बोले सर यहाँ पे बाकी के पार्टनर्स का क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जिम्मेदारी टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी इज ऑफ द डेजिग्नेटेड बिकॉज दे आर डीम्ड टू बी द एक्टिव पार्टनर्स ऑफ। तो भाई जब तुम संभाल रहे एलएलपी की भागदौड़ को, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी 6 महीने के अंदर फाइल करना, समझा, पक्का समझा। तो बेटा वो तो ऑब्वियस है ना, रिकॉर्ड तो एलएलपी का ही है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स किसके है, और सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट भी किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसका है। तो अगर उसने फाइल नहीं किया तो पहली पेनल्टी तो एलएलपी पे ही लगेगी ना, और फिर जिसकी जिम्मेदारी थी फाइल करने की उसके ऊपर, दैट इज डेजिग्नेटेड। कंपनीज एक्ट में यही सेम पेनल्टी, मतलब पेनल्टी सेम नहीं, ऐसी ही चीज एप्लीकेबल है टू द बोर्ड ऑफ एज वेल एज द कंपनीज सेक्रेटरी, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है फाइलिंग करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स फाइल करना, समझा। नहीं किया तो खत्म। आगे, एनुअल रिटर्न रीड कर, as may be prescribed. आगे, obviously closes on 31st March 2020. आगे, read it again, फिर से पढ़ वो एक बार। Example, suppose the financial year of a LLP closes on 31st March 2020.
Then the LLP has to file an annual return to the registrar latest by 30th May 2020. The LLP, contra distinct from Partnership Act, has prescribed the filing of annual return in accordance with the Companies Act 2013. This is a new feature of the LLP. तो एनुअल रिटर्न कितने दिन में? 60 डेज में. होते क्या 60 डेज? 31 मार्च, अप्रैल महीना पूरा और मई महीना पूरा हुए 60 डेज. 30th में है वो भी डेट, तो 30 दिन अप्रैल के और 30 दिन, तो 30 मई तक या 30 मई से पहले आपको क्या फाइल करना है? अब एक एग्जांपल मैं दे रहा. एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता 31 मार्च 2021 में. कब? 2021 को क्लोज हुआ. उसको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है. वो कब तक कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क हाथ ऊपर. बोल. डेट 30th of September 2021. तब तक के उसके पास में टाइम है टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी. 6 मंथ्स बोला है. 6 मंथ्स बोला है. 6 मंथ्स बोला है. मंथ्स, डेज नहीं है. डेज होता तो मैं कंसिडर कर लेता. 6 मंथ्स है तो मंथ्स में प्रॉपरली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने हो गए. फुल एंड फाइनल डेट 30th of September 2021 या उससे पहले आपको फाइल करना है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स. समझ गया? आगे रीड करते हैं. एनी एलएलपी व्हिच फेल्स टू कंप्लाई द above provisions, 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी अगेन. और every partner of LLP that is a designated partner shall be liable for 10,000 to, सेम पेनल्टी है दोनों के लिए भी. ठीक है? सेक्शन 34 और सेक्शन 34 ही था ना पिछला. चेक कर लो एक बार. समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? आगे कन्वर्जन पढ़ो. आगे कन्वर्जन के लिए 3 शेड्यूल्स दिए गए थे. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. सेकेंड में क्या था? फर्म टू. सेकेंड में सॉरी थर्ड में. और आखिरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी. आगे रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, सेक्शन 58. ध्यान से सुनो. तुम अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर शेड्यूल 2. तो क्या बेनिफिट्स है? क्यों कन्वर्ट किया तुमने? वो सारे फीचर्स जो एलएलपी में है, एडवांटेजेस, जो पार्टनरशिप में नहीं थे, वो तुमको मिल जाएंगे आफ्टर सच रजिस्ट्रेशन. देखो रजिस्ट्रेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं वो? क्योंकि तुम पार्टनरशिप का एक्ट छोड़ दोगे और एलएलपी के एक्ट के तहत नया इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेंगे. समझा क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट. सो मतलब तुमने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है ऐसा माना जाएगा. तो जिस दिन तुमने ऐसा रजिस्ट्रेशन किया तुमको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12. अंडर सेक्शन 12 you will get a fresh registration certificate. ये समझा क्या? जैसी रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद से तुमको एलएलपी के सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे. तो रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या रहता? वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एलएलपी के हैं वो तुमको मिलेंगे, चाहे तुम पार्टनरशिप से एलएलपी में आओ, प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में आओ, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में आओ. समझा? whatever you'll get all the advantages after registration of such conversion. समझ गया? पढ़ ले registration directly first, second, third, fourth.
आगे आगे नेक्स्ट, as the case may be applicable to them. Upon such conversion on and from the date of certificate of registration, the effects of the conversion shall be such as specified in the various schedules as the case may be. Various schedules 2, 3, समझा क्या? अब देखो 2, 3, 4 में कन्वर्जन है, लेकिन 2, 3, 4 को शेड्यूल 1 एप्लीकेबल है ही. एलएलपी का रजिस्टर करवाना है तो एलएलपी अग्रीमेंट बनाना, तो एलएलपी अग्रीमेंट का दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, फर्स्ट शेड्यूल में. आगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको स्टार मार्क और आईएमपी मार्क कर दो. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, मतलब not in contravention with any other law, मतलब दूसरे लॉ को मद्देनजर रखते हुए, on and from the date of registration specified in the certificate of registration issued under the various schedule as the case may be, there shall be a LLP by the name specified in the certificate of registration registered under this act. All tangible, that is movable or immovable, and intangible property vested in the firm or the company as the case may be, all assets, interest, rights, privileges, liabilities, obligations relating to the firm or the LLP or the company, sorry, as the case may be, and the whole of the understanding of the firm or the company as the case may be, shall be transferred to and shall vest in the limited liability partnership without further assurance, act or deed. ध्यान से सुनो, बहुत इजी पॉइंट है. पॉइंट में इजी क्या है? तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा ये बोल रहा कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये रहेगा कि हम मान लेंगे कि फ्रॉम द वेरी डेट जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिला तब से एक नई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये पहला था. दूसरा कि तुमने कन्वर्जन किया है, मतलब तुम ऑलरेडी पहले किसी और टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे. तो हमारे पास तीन ही कन्वर्जन के पॉसिबिलिटीज है, फ्रॉम पार्टनरशिप, फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. तीन पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटीज को दो एक्ट में कन्वर्जन करते हैं. पार्टनरशिप आएगा फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट 1932 और बाकी के दो प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2030. समझा क्या? तो सबसे पहले चेंज होगा तुम्हारा एक्ट. अगर तुम फर्म थे, मतलब तुम पार्टनरशिप फर्म थे, तो तुम पार्टनरशिप एक्ट में थे. अब तुम आ गए, so you have converted from partnership act 1932 to LLP act 2008. If you were a company, then you have converted yourself from being a company under companies act to LLP act 2008. ये समझा? पक्का? अब बोले सर एक्चुअली सेकंड पॉइंट में क्या है? तो तुम पहले बिजनेस में थे, तो पहले वाले बिजनेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी. ये समझ में आया क्या? तुम पहले भी बिजनेस में थे ना, कन्वर्ट किया ना तुमने, तो तुमने बिजनेस आज शुरू किया क्या? नहीं, तुमने सिर्फ एज एन एलएलपी बिजनेस आज शुरू किया है. इससे पहले तो तुम बिजनेस में थे ना. बिजनेस में थे मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑब्वियसली तुम्हारी कोई ना कोई होंगी, कुछ ना कुछ होंगी. तो तुमको क्या करना है? उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है इनटू द एलएलपी. समझा? जो पहले तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज थी वो तुमको बैलेंस शीट एज इट इज उठाकर डालना है. कहां पर? एलएलपी में. जो तुम्हारी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी एज अ प्राइवेट कंपनी वो तुमको एज इट इज उठाकर लेकर जाना है इन द एलएलपी. जो तुम्हारी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी
वो तुमको एज इट इज लेकर जाना है इन द LLP एज इट इज, मतलब तुम उसमें कोई भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते। काय में? एसेट्स और, समझा? क्योंकि सिर्फ बिजनेस कन्वर्ट हुआ है, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कन्वर्टेड, नॉट द एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनना। पहले मैं काम कर रहा था श्रीराम पार्टनरशिप फर्म, समझ में आया क्या? आई वॉज वर्किंग अंडर द नेम श्रीराम पार्टनरशिप फर्म। नाउ आई विल बी वर्किंग अंडर श्रीराम LLP। अभी समझा क्या? श्रीराम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अभी समझा क्या? तो सारे एसेट्स का टाइटल चेंज हो जाएगा। पहले सारी एसेट्स किस नाम से थी? पार्टनरशिप फर्म के। अब सारी एसेट्स किस नाम से हो जाएंगी? पहले सारी लाइबिलिटीज किस नाम से थी, अब सारी किस नाम से हो जाएंगी? समझ में आया? क्लियर है? एक भी क्रेडिटर मिस हुआ तुम्हारा अगर, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट लगेगा। एक भी क्रेडिटर मिस हुआ तो, सिंगल क्रेडिटर, चाहे वो 2-5 हजार का ही क्यों ना हो, तो तुमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। समझ आ गया? पक्का समझ आया? बस यही पॉइंट था। आखिरी, द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी shall be deemed to be dissolved and removed from the record of the registrar of firms। ऑब्वियस बात है, तुम पहले श्रीराम पार्टनरशिप फर्म थे, तो वो उससे तुमने कन्वर्ट कर लिया, मतलब वो क्या हो गया? बंद, नोवेशन हुआ है। क्या हुआ है? कैसे क्या? ओल्ड की जगह एक नया, समझा ना? ओल्ड क्या था, वो क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज, मतलब उसका नाम मिटा दिया और नया नाम लिखा जाएगा श्रीराम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बात समझ आई क्या? पक्का? पहले तुम थे श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड, अब तुम बन गए LLP अगेन। समझा क्या? पक्का समझ में आया? पहले तुम थे ABC अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब तुम हो गए ABC लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो पहले थे वो सारे नाम हट जाएंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बुक्स। रिस्पेक्टिव बुक बोले तो क्या? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अगर पार्टनरशिप था तो, और रजिस्टर ऑफ कंपनीज अगर कंपनी थी तो। समझा ना? रजिस्ट्रार नहीं था ऊपर, रजिस्टर ऑफ फर्म एंड रजिस्टर ऑफ, एग्जैक्टली, समझा? रजिस्टर ऑफ फर्म एंड रजिस्टर ऑफ, वहां से तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा और कहा लिखा जाएगा? रजिस्टर ऑफ LLP, रजिस्टर ऑफ LLP। बेटा रजिस्ट्रार अथॉरिटी है जिसके पास रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम दर्ज किया जाता, समझा ना? रजिस्टर एंड रजिस्ट्रार, दैट इज द डिफरेंस। टरार इज द अथॉरिटी एंड टर इज द बुक। क्लियर? समझ आ गया? पक्का? धन्यवाद।